हेलो एंड वेलकम टू डायनेमिक साइंस लेक्चर्स। तो देखो भाई, आज का जो वीडियो है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। ठीक है, आप बहुत कुछ जानने वाले हो। किसके बारे में? क्वांटम मैकेनिक्स और क्लासिकल मैकेनिक्स के बारे में। ठीक है, और वो भी किसमें? जो हम सिस्टम स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो जो टॉपिक का नाम है वो है क्लासिकल लिमिट। ठीक है, क्या है? क्लासिकल लिमिट। अब देखो भाई, हमने अब तक क्या किया है? हमने एक सिस्टम लिया है, ठीक है, जिसमें क्या है? बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। ठीक है, बहुत सारे क्या है? पार्टिकल्स है। वो क्या? नंबर ऑफ पार्टिकल्स n है, वॉल्यूम v है और एनर्जी उसका E है। अब देखो, हमने इस सिस्टम को दो तरह से स्टडी किया है। पहला क्लासिकली, ठीक है, और दूसरा इसमें हमने क्या दिया था? क्लासिकल माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल का। ठीक है, जहां हमने फेज स्पेस की बात की थी और एक एलिमेंट को हमने फेज स्पेस में एक सिंगल रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट से उसको रिप्रेजेंट किया था। लेकिन दूसरा हमने क्या दिया था? क्वांटम मैकेनिकली। ठीक है, उसमें हमने क्या किया था? उसके वेव फंक्शन की बात की थी। ठीक है, अब भाई, अब एक बड़ा क्वेश्चन आता है कि कहां तक तो हम क्लासिकल मैकेनिक्स यूज कर सकते हैं और कहां पर आके हमें वहां क्वांटम मैकेनिक्स ही लगानी पड़ेगी उस सिस्टम को सोल्व करने के लिए। ठीक है, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि कहां तक हम क्लासिकल मैकेनिक्स यूज कर सकते हैं और किसके बाद आपका क्वांटम मैकेनिक्स आ जाता है। देखो, क्वांटम मैकेनिक्स तभी आता है जब हम माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की बात करते हैं, हम माइक्रो डोमेन में जाते हैं। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक स्केल पे जाते हैं, तब हमारा क्लास क्वांटम मैकेनिक्स आता है। ठीक है, और वही बात है, हम जैसे जैसे हम माइक्रो स्केल पे जाते हैं तो कौन सा वो पॉइंट है जिसके बाद आप क्लासिकल मैकेनिक्स अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, आज के लेक्चर में हम ये जानेंगे। अब इसके लिए देखो भाई, इसके लिए सबसे पहली बात कि क्लासिकल में आपको क्या चाहिए? क्लासिकल में आपको पार्टिकल का क्या चाहिए? पोजीशन चाहिए और मोमेंटम चाहिए। ठीक है, अगर आपको पार्टिकल का क्या देना है कि उसका क्लासिकल डिस्क्रिप्शन देना है इस सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का, तो आपको उनके पोजीशन चाहिए और मोमेंटम चाहिए। लेकिन 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 जो आपका हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, वो क्या है? ये काम करने नहीं देता। क्यों? क्योंकि भैया वहां तो आपका अनसर्टेनिटी है, डेल एक्स डेल पी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच क्रॉस बाई 2। ये अनसर्टेनिटी है, ये काम करने नहीं देता। ठीक है ना, कि मतलब आप ये कर नहीं सकते। ठीक है, तो देखो भाई, आप क्लासिकल कहां अप्लाई कर सकते हो मैं बताता हूं। देखो, पहली बात क्या है? क्लासिकल मैकेनिक्स वो क्वांटम मैकेनिक्स का एक अप्रोक्सीमेशन है। ये बात सबको पता है, क्लासिकल मैकेनिक्स क्वांटम मैकेनिक्स का एक अप्रोक्सीमेशन ही है। और वो अप्रोक्सीमेशन कब है? ठीक है, हैशटैग लगा के बताता हूं, अप्रोक्सीमेशन इज रीजनेबल। कब? जब जो आपका एच का जो वैल्यू है, ठीक है, वो क्या हो जाए? नेग्लिजिबल हो जाए। नेग्लिजिबल क्या हो जाए? जो एच है, देखो सारा खेल इस एच का ही तो है, ये एच है वो क्या हो जाए? नेग्लिजिबल हो जाए। तो इसका मतलब क्या है? जो आपका डेल क्यू है इंटू डेल पी है, वो क्या हो जाए? वेरी वेरी लेस देन टू एच। ठीक है, बस इतनी बात हुई। अब देखो भाई, अब ये जो बात है हमारी, ये हम यहीं पर रोकते हैं। ठीक है, रोक के हम कुछ और बात करेंगे। कुछ और क्या बात करेंगे कि इससे आगे हम जो समझने वाले हैं, उसको समझने से पहले आपको दो चीजें पता होनी चाहिए। क्या? पहली तो कि क्लासिकल पार्टिकल वो क्या होता है, और दूसरा क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल। क्वांटम मैकेनिकल
पार्टिकल वो क्या होता है। देखो आपको कहां पर क्लासिकल मैकेनिक्स लगानी है और कहां से आपका क्वांटम शुरू हो जाएगा, ये चीजें आपको जानने से पहले क्लासिकल पार्टिकल कैसा होता है और क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल कैसा होता है वो डिफरेंस बहुत बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। और इस लेक्चर में आप यही जानने वाले हो और मैं ये आपको बता रहा हूं कि ये आपको जिंदगी भर काम आएगा। क्लासिकल पार्टिकल कैसा होता है, क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल कैसा होता है, आज ये डिफरेंस जान लो भाई। ठीक है, हमेशा याद रखना है जो मैं बता रहा हूं। ठीक है, अब सुनो क्लासिकल पार्टिकल कैसा होता है। हम क्लासिकल मैकेनिक्स में अगर एक पार्टिकल की बात करते हैं तो वो होता है आपका एक पॉइंट पार्टिकल। क्या होता है, जब हम एक पॉइंट पार्टिकल की बात करते हैं, किसकी, पॉइंट पार्टिकल। ठीक है, पहली बात पॉइंट पार्टिकल। दूसरी बात क्या है, वो लोकलाइज्ड होता है। लोकलाइज्ड होता है मतलब आप जो अगर 3 डायमेंशनल स्पेस की बात करें एक्स वाई और जेड, उसमें आप एक पॉइंट लगाकर उसकी पोजीशन बता सकते हो। ठीक है, एक पॉइंट लगाकर आप उसकी पोजीशन बता सकते हो, या फिर कह सकते हो अगर फेज स्पेस की बात करें, ठीक है, ये क्या है, उसका पोजीशन है एक्स और ये उसका मोमेंटम है, तो इसके अंदर आप एक पॉइंट लगा दो तो वो क्या बताएगा, उस पार्टिकल को क्या कर देगा, लोकलाइज कर देगा। लोकलाइज करने का मतलब है उस टाइम टी पर आपने उसकी पोजीशन भी बता दी और उसका मोमेंटम भी बता दिया। ठीक है, तो क्लासिकल जो पार्टिकल होता है वो आपका एक बिलियर्ड बॉल की तरह होता है। ठीक है, मतलब जैसे आप बिलियर्ड बॉल, एक कंकर, कोई कंकर आपका एग्जाम्पल होता है ना, वैसा बिल्कुल वैसा होता है क्लासिकल पार्टिकल। उसकी आप पोजीशन स्पेसिफाई कर सकते हो, उसका मोमेंटम आप सेम टाइम पर बता सकते हो, वो होता है आपका क्लासिकल पार्टिकल। लेकिन अब देखो, अब बात करते हैं क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल की। जैसे ही आप क्वांटम मैकेनिक्स में घुसते हो, ठीक है, तो आप क्या क्या देखते हो। देखो आप कोई भी क्वेश्चन देखते हो उसमें क्या आता है, ए क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल। ठीक है, हम क्या करते हैं, उसकी पोजीशन की बात करते हैं। ठीक है, पार्टिकल की पोजीशन की बात करते हैं, हम उस पार्टिकल के मोमेंटम की भी बात करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में। ठीक है, और उसी पार्टिकल के हम वेवलेंथ की भी बात करते हैं। समझ रहे हो ना, हम क्या बात करते हैं, कोई भी क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल उसकी पोजीशन की बात करते हैं। देखो हम एवरेज ऑफ एक्स निकालते हैं, हम एवरेज ऑफ पी निकालते हैं, ये तो निकालते हैं, और उसके साथ में उसकी वेवलेंथ की भी बात करते हैं। लेकिन भाई एक चीज देखो, मान लो आपका ये पार्टिकल है, क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल है, वो कुछ इस तरह का होता, एक पॉइंट पार्टिकल की तरह। ठीक है, तो आप उसका पोजीशन बता देते। ठीक है, पोजीशन तो बता देते, लेकिन ये बताओ क्या आप उसकी वेवलेंथ बता देते। ये जो बात है ना, जो मैं बोल रहा हूं, ये क्वेश्चन ये सबसे ज्यादा सोचने वाला है कि आप जो पॉइंट पार्टिकल है, अगर ऐसा ही क्वांटम मैकेनिक्स में पार्टिकल होता तो आप उसकी पोजीशन तो मान लीजिए आपने बता दिया, लेकिन क्या आप उसकी वेवलेंथ बता देते। नहीं 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 बता पाते। ठीक है, दूसरी बात कि मान लो हम ये क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल है वो एक वेव की तरह होता। ठीक है, मान लीजिए वेव की तरह होता, तो देखो अब अगर वो वेव की तरह है तो हम उसका वेवलेंथ तो बता सकते हैं। ठीक है, वेवलेंथ तो हम बता दिया, क्या आप उसकी पोजीशन बता देते। है ना इंटरेस्टिंग, क्या आप उसकी पोजीशन बता देते। नहीं, आप उसकी पोजीशन नहीं बता सकते। तो इसका मतलब क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल है वो ना तो ऐसा होता है और ना ही ऐसा होता है, तो भैया वो होता कैसा है, ये बड़ा क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको एक रफली दे सकता हूं। ठीक है, रफली कैसा है, जो क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल, ध्यान से सुन लो, वो एक फजी टाइप का ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है, एक फजी टाइप का ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, और उस ऑब्जेक्ट की खासियत ये है कि आप सेम टाइम पर उसका पोजीशन और उसका मोमेंटम वो क्या है एग्जैक्टली नहीं बता सकते। ठीक है, जो अगर आप उसको फेज स्पेस में ड्रॉ करने की कोशिश करें एक्स और पी एक्स, ठीक है, तो आप रफली बिल्कुल ऐसा ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, आप एग्जैक्ट एक पॉइंट नहीं लगा सकते, आप रफली बिल्कुल ऐसा ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, जो क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल है वो कुछ ऐसा होता है। ठीक है, एग्जैक्टली तो भैया किसी ने नहीं देखा, लेकिन वो कुछ एक फजी टाइप का ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, अब देखो,
अब हम यहां इसका हम पोजीशन की बात कर सकते हैं, ठीक है ना, पोजीशन की बात कर सकते हैं हम, ठीक है। अब यहां से आपका वो भी एक चीज क्लियर हो रहा होगा जो हमने लास्ट लेक्चर में बात किया था, क्या कि जो फेज स्पेस है, ठीक है, ये Q है, ये P है, उसको हम छोटे छोटे सेल में डिवाइड करते हैं, ठीक है, छोटे छोटे सेल में डिवाइड करते हैं। तो जो सबसे छोटा सेल है वो क्या बताया था हमने, H बताया था, ठीक है, जिसका जो डायमेंशन है वो क्या है, H है। अगर हम उसका पोजीशन में, ये क्या है, X था ना, अगर इसका हम पोजीशन में और ज्यादा छोटा करते जाएं, ध्यान दो इस बात पे, अगर हम इसका जो X है वो और ज्यादा छोटा करते जाएं तो प्राइस क्या होगी, इसका मोमेंटम में अनसर्टेनिटी बढ़ जाएगा, ठीक है ना। ये तो आपका डेल्टा X तो कम हो गया, लेकिन जो डेल्टा P है वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। या फिर अगर आप वो इस तरफ से कन्फाइन करते हो तो क्या ज्यादा हो जाएगा, तो इसका ये वाला ज्यादा हो जाएगा, क्या, पोजीशन में अनसर्टेनिटी ज्यादा हो जाएगा। बिल्कुल वो यहां अप्लाई हो रहा है। अगर ये क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल है, अगर आप इसकी पोजीशन को कन्फाइन करना चाहते हो तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना, कुछ ऐसा हो जाएगा। और अगर आप इसके मोमेंटम को कन्फाइन करना चाहते हो वो कुछ ऐसा हो जाएगा, समझ रहे हो। अब देखो, अब मैं एक टर्म की बात करता हूं, ये वेवलेंथ, ये वेवलेंथ क्या है, डी ब्रोगली वेवलेंथ। ध्यान देना, डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होता है, आज पता चल जाएगा आपको। डी ब्रोगली वेवलेंथ होता है ये जो क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल है, ठीक है, ये देखो लैम्डा है, वो क्या होता है, मेजर ऑफ द स्प्रेड ऑफ पार्टिकल इन स्पेस। देखो लैम्डा करेक्ट डेफिनेशन ये है, जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है वो ये बताता है कि ये जो पार्टिकल है वो स्पेस के अंदर कितना स्प्रेड है, ठीक है ना। इसका मतलब जो वेवलेंथ हो गया वो क्या हो गया, बिल्कुल इतना हो गया, ये वेवलेंथ हो गया, ये लैम्डा हो गया इसका, समझ रहे हो ना, ये इसका क्या हो गया, वेवलेंथ हो गया। मतलब ये पार्टिकल स्पेस में कितना स्प्रेड है, ठीक है ना। अब देखो, ये जो पॉइंट पार्टिकल था, हम इसका पोजीशन तो बता सकते थे लेकिन वेवलेंथ नहीं बता सकते, है ना। और वैसे ही ये वेव का सीन था। लेकिन अगर आपका जो पार्टिकल है वो कुछ इस तरह का है, ठीक है। अब देखो इसके बारे में आप क्या बात कर सकते हो, इसके बारे में आप एवरेज इसकी पोजीशन की बात कर सकते हो और एवरेज मोमेंटम की बात कर सकते हो, ठीक है। हम क्या बात करते हैं, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ इसकी पोजीशन की या एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम, मतलब उस पार्टिकल की इस टाइम t पर, ठीक है, पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कहां है, ठीक है ना। हम ज्यादा से ज्यादा इस पार्टिकल के बारे में इतना ही बात कर सकते हैं, समझ रहे हो। अब देखो इस पार्टिकल की हम वेवलेंथ की बात कैसे कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये पार्टिकल क्या है, स्प्रेड है, स्पेस के अंदर स्प्रेड है। तो अब देखो ये स्प्रेड है, तब हम ये बता सकते हैं कि इसका कुछ ना कुछ वेवलेंथ होगा। अगर ये एक वेव की तरह बिहेव कर रहा है तो ये ऑलरेडी स्प्रेड है, तब हम इसका एक वेवलेंथ की बात कर सकते हैं कि अगर उसका अंदर एक वेव कुछ इस तरह की हो तो ये क्या हो जाएगा, इसका टोटल वेवलेंथ हो जाएगा, समझ रहे हो ना। तो जो वेवलेंथ है, अब इस पार्टिकल के लिए हम इसका पोजीशन भी डिफाइन कर सकते हैं, मतलब पोजीशन की बात कर सकते हैं, हम इसकी वेवलेंथ की भी बात कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, अब ये चीज क्लियर हुई, ठीक है। तो जो वेवलेंथ है, डी ब्रोगली वेवलेंथ है, वो क्या है, मेजर ऑफ स्प्रेड ऑफ पार्टिकल इन स्पेस, ठीक है। और ये था आपका क्लासिकल पार्टिकल। अब हम आगे का बात करते हैं। हमने अब तक किसका बात कर लिया, देखो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी, आपको ढूंढे नहीं मिलेगी कहीं भी, ठीक है। देखो हमने क्या बात किया, जो ये था, आप क्लासिकल मैकेनिक्स कहां लगा सकते हो, जो आपका डेल्टा P है इंटू डेल्टा Q है, वो क्या हो, H की, उसके अंदर जो H है वो नेग्लेजिबल हो, बिल्कुल नेग्लेजिबल हो, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, वही हमारा केस वही है, क्या है, अब हम क्या मान रहे हैं कि ये जो गैस है, मतलब इस कंटेनर के अंदर एक गैस भरा पड़ा है, ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स n है, ठीक है। और वो गैस है वो क्या है, मॉलिक्यूल से मिलके बना है, ठीक है। अब देखो
अब हम डिफाइन करते हैं पी एवरेज। पी एवरेज क्या है? वो है मीन मोमेंटम, मीन मोमेंटम। ठीक है, इस गैस के पार्टिकल का क्या है? मीन मोमेंटम है। दूसरा हम क्या डिफाइन कर देते हैं? आर ए वी। वो क्या है? मीन सेपरेशन, मीन सेपरेशन फ्रॉम अदर आइडेंटिकल पार्टिकल, आइडेंटिकल मॉलिक्यूल। ठीक है, देखो पी एवरेज क्या है? मीन मोमेंटम, और वैसे ही जो आर एवरेज क्या हो गया? मीन सेपरेशन। मतलब इस पार्टिकल का मतलब इस मॉलिक्यूल का इस दूसरे मॉलिक्यूल से मीन सेपरेशन कितना है? वो है आर एवरेज। ठीक है, अब हम ये वैल्यू रख सकते हैं यहां पर। ठीक है, अब देखो जो क्लासिकल डिस्क्रिप्शन वैलिड कब होगा? द क्लासिकल डिस्क्रिप्शन इज वैलिड कब? जब आर एवरेज, ठीक है, पोजीशन इनटू मोमेंटम, पी एवरेज वो क्या हो? ग्रेटर देन एच हो। ठीक है, अब देखो, अब हम उसी वेवलेंथ की बात करेंगे। किसकी? डी ब्रोगली वेवलेंथ की। वो क्या होता है? P इक्वल्स टू एच अपॉन लैम्डा, यही होता है। अब देखो, अब हम ये वैल्यू रख देते हैं। यहां पर आप क्या रखोगे? आर एवरेज, पी एवरेज, ऐसा कैसा? ग्रेटर देन एच क्या रखोगे? पी एवरेज इंटू लैम्डा एवरेज रख सकते हो। तो पी एवरेज से पी एवरेज गया, तो आर एवरेज क्या हो गया? ग्रेटर देन लैम्डा एवरेज। इसका मतलब क्या है कि जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है, ठीक है, जो आपका मॉलिक्यूल है, देखो यहां से आप एक बात साफ समझ लो, जो ये मॉलिक्यूल है इसका डी ब्रोगली वेवलेंथ है। ठीक है, अब देखो मैं इसको कुछ इस तरह का बना देता हूं। ठीक है, पार्टिकल, ठीक है, इसका जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है लैम्डा ए वी, ठीक है, वो किससे ज्यादा हो? वो इन दूसरे मॉलिक्यूल्स के मीन सेपरेशन से, आर एवरेज से बहुत बहुत ज्यादा होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि जो कंटेनर है उसमें क्या होने चाहिए? पार्टिकल कुछ इस तरह से होने चाहिए, इतना इतना दूर। समझ रहे हो ना? इतना इतना दूर होने चाहिए। तभी क्या होगा? इसका जो लैम्डा एवरेज, मतलब जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है, वो कुछ इतना सा होगा, इतना सा। और जो इस मॉलिक्यूल और इस मॉलिक्यूल के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा? इसके कंपेयर में बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब क्या होना चाहिए? जो मॉलिक्यूल्स है इस गैस में, अगर आप क्लासिकल डिस्क्रिप्शन लगाना चाहते हो तब क्या होना चाहिए? इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो इनके उस पार्टिकल के डी ब्रोगली वेवलेंथ के कंपेयर में बहुत ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, इतनी बात हुई। अब देखो यहां से क्या चीज क्लियर हो रही है कि जो मॉलिक्यूलर वेव फंक्शन है, देखो क्या चीज क्लियर हो रही है? मॉलिक्यूलर वेव फंक्शन डू नॉट ओवरलैप। ठीक है ना? अब देखो ये जो पार्टिकल्स है ये एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर है। इसका मतलब क्या है? इस पार्टिकल का जो वेव फंक्शन है वो इस पार्टिकल के वेव फंक्शन से ओवरलैप नहीं होगा। ठीक है, और इसका एक और मतलब क्या हो गया? ये जो पार्टिकल है वो क्या है? डिस्टिंग्विश्ड है, डिस्टिंग्विश्ड बाय देयर पोजीशन। ठीक है ना? इनकी पोजीशन को देखते हुए आप इनको डिस्टिंग्विश कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर है। ठीक है, इतनी बात हुई। अब देखो, अब हम क्या मानते हैं? अब यही एग्जांपल लेते हैं, एक ऐसा गैस का कंटेनर जिसमें क्या हो? n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो, वॉल्यूम v हो। तब देखो अगर उस पार्टिकल का वेव फंक्शन अगर हम लिखें, ठीक है, उस पार्टिकल का अगर जो टोटल वेव फंक्शन, पार्टिकल नहीं, उस सिस्टम का टोटल वेव फंक्शन लिखे, वो क्या होगा? 1 2 अप टू n। वो क्या होगा? इंडिविजुअल पार्टिकल्स का वेव फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, वो क्या हो जाएगा? साई a1 साई b2 अप टू साई zn। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो पार्टिकल 1 है, ठीक है, वो क्या है? स्टेट a में है। वैसे ही पार्टिकल 2 है वो क्या है? पार्टिकल 2 है वो है स्टेट बी में। वैसे ही जो nth पार्टिकल है वो स्टेट है z में। ठीक है, इतनी बात हुई। इसका मतलब क्या है? ये जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, देखो यहां पर एक चीज क्लियर हो रही है, जो टोटल वेव फंक्शन है, देखो ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इस सिस्टम का जो टोटल वेव फंक्शन है उसको हम
इंडिविजुअल पार्टिकल्स के वेव फंक्शन के मल्टीप्लीकेशन में लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो वेव फंक्शन है वो ओवरलैप नहीं करते। इन पार्टिकल्स के बीच का मीन सेपरेशन बहुत ज्यादा है, उसकी वजह से ये जो वेव फंक्शन है वो ओवरलैप नहीं कर सकते और हम उनको क्या कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ठीक है, और हम क्या है, हम वो लगा सकते हैं, आपका क्लासिकल डिस्क्रिप्शन हम लगा सकते हैं। ठीक है, इतनी बात हुई। अब बात करते हैं कि क्वांटम लिमिट कहां से शुरू होती है। किसकी? क्वांटम लिमिट की। वही सीधा सा बात है, यहां ये जो ग्रेटर देन है, अब क्या कर देते हैं, जो आपका आर एवरेज है, यहां तो क्या था, ग्रेटर देन। अब अगर वो लेस देन लैम्डा एवी हो, ठीक है, डी ब्रोगली वेवलेंथ से उसका जो मीन सेपरेशन है वो क्या हो, कम हो। अब देखो इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में मान लो ये आपका एक पार्टिकल था, ठीक है। अब देखो ये क्या है, ये उसका लैम्डा एवी, उसका क्या है, एवरेज डी ब्रोगली वेवलेंथ है, ठीक है। वो क्या है, दूसरा पार्टिकल उसके मीन सेपरेशन से ज्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ, जो दूसरा पार्टिकल है वो कुछ यहां होगा। अगर मैं शार्प, देखो क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल की कोई शार्प बाउंड्री नहीं होती, ठीक है, कोई शार्प बाउंड्री नहीं होती, वो कुछ एक फजी टाइप का ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, कुछ इस तरह से। और वैसे अगर मैं तीसरा आपका एक और पार्टिकल बनाऊं तो वो कुछ यहां होगा, ठीक है, एक और बनाऊं तो वो कुछ यहां होगा, एक और बनाऊं तो वो कुछ यहां होगा, एक और बनाऊं तो वो कुछ यहां होगा, एक और बनाऊं तो देखो अब जो पूरा कंटेनर में कुछ इस तरह का हो जाएगा। तो क्या आप हर एक पार्टिकल के वेव फंक्शन को आप अलग अलग करके लिख सकते हो? नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि ये जो पार्टिकल है इसका जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है वो मीन सेपरेशन से बहुत कम है, बहुत ज्यादा है। मीन सेपरेशन आपका कम हो गया, इसका मतलब क्या है, आप इस पार्टिकल को इस दूसरे पार्टिकल से डिस्टिंग्विश कर ही नहीं सकते, ठीक है ना। आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि इनका जो वेव फंक्शन है, इस पार्टिकल का वेव फंक्शन है, वो इस पार्टिकल के वेव फंक्शन से क्या हो गया, ओवरलैप कर गया, ठीक है। ये क्या हो गई, अगर ऐसा आपका सिनेरियो बन जाता है, ठीक है, जब इस पार्टिकल का वेव फंक्शन वो दूसरे पार्टिकल के वेव फंक्शन को ओवरलैप कर जाता है, तब आपको क्वांटम स्टैटिक्स लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। अब हम लिख सकते हैं, अब देखो, अब मैं क्या बता रहा हूं, जो एक और इसमें एक और बात आती है कि जो टोटल वेव फंक्शन है, ठीक है, अप टू एन, वो आप इंडिविजुअल पार्टिकल के वेव फंक्शन के मल्टीप्लीकेशन में नहीं लिख सकते, ठीक है, क्योंकि आप पहली बात इनको डिस्टिंग्विश ही नहीं कर पा रहे, ठीक है। हाँ, अब यहां पर देखो जो पार्टिकल्स है वो क्या हो गए, इनडिस्टिंग्विशेबल हो गए ना, इनडिस्टिंग्विशेबल हो गए। और यहां पर क्या लगेगा, क्वांटम स्टैटिक्स, ठीक है। बस इतनी बात हुई। अब जो हमारी क्लासिकल लिमिट है उस पे हम थोड़ा सा और चर्चा करेंगे। कैसे? मान लीजिए, क्या मानते हैं कि जो हमने ये जो सिस्टम लिया है ना, ठीक है, एक सिस्टम लिया है, इसमें ईच पार्टिकल occupies a tiny cube of side R average। देखो हम क्लासिकल डिस्क्रिप्शन की बात कर रहे हैं। क्लासिकल डिस्क्रिप्शन कब है, जब जो एवरेज आपका मीन, आपका जो क्या है, मीन सेपरेशन है, ठीक है, एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल से मीन सेपरेशन है, वो उसके डी ब्रोगली वेवलेंथ से बहुत ज्यादा है, ठीक है। और हम क्या मान रहे हैं कि हर एक पार्टिकल कितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है, उसके आर एवरेज के क्यूब के इक्वल, ठीक है। जो एक पार्टिकल का जो स्पेस वो कितना आपका ऑक्यूपाई करता है, वो करता है आर एवरेज का क्यूब, ठीक है। इसका मतलब जो टोटल वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, आर एवरेज का क्यूब इंटू एन, ठीक है। जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स उनसे मल्टीप्लाई कर दो, तो जो आर एवरेज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, v अपॉन एन का 1/3 हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, देखो इसका वैल्यू आ गया, अब हम लेमडा का वैल्यू निकालेंगे। भाई बहुत इंटरेस्टिंग चल रहा है। देखो अब लेमडा का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम जो काइनेटिक एनर्जी और इसका टेम्परेचर के बीच का रिलेशन निकाल लेंगे। कैसे? काइनेटिक एनर्जी क्या होता है,
पी स्क्वायर बाई 2m इक्वल्स टू एवरेज एनर्जी, वो क्या होगा 3/2 kT। ठीक है, अब यहां से जो पी एवरेज है वो क्या लिख सकता हूं मैं, वो ऑलमोस्ट इक्वल क्या होगा 3m kT की पावर 1/2 हो जाएगा ना। पी एवरेज ये मैंने यहां भेज दिया और इसका 1/2 कर दिया। ठीक है, अब यहां से आप वही लिख दो, पी एवरेज क्या होगा h अपॉन लैम्डा एवरेज। ठीक है, डी ब्रोगली वेवलेंथ, तो यहां से लैम्डा एवरेज कितना आ जाएगा, लगभग h अपॉन 3m kT 1/2 आ गया। ठीक है, वैल्यू लिख दो जी, क्या आ गया v अपॉन n 1/3, यही तो था आपका लैम्डा, आपका आर एवरेज। ठीक है, वो क्या होना चाहिए ग्रेटर देन, ठीक है, क्या होना चाहिए h अपॉन 3m kT 1/2। ठीक है, ये आ गई आपकी क्लासिकल लिमिट, आ गई। ठीक है, अब देखो यहां से आपके कुछ रिजल्ट आ रहे हैं। देखो क्लास, अब मैं क्या लिखता हूं, अब मैं रिजल्ट लिखता हूं, क्या होगा देखो हैशटैग लगा देते हैं, क्या आएगा क्लासिकल डिस्क्रिप्शन इज वैलिड। कब, यहां से क्या क्या आ रहा है, पहली बात क्या, जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वो क्या होने चाहिए, स्मॉल होने चाहिए, n इज स्मॉल। ठीक है, ये स्मॉल होगा तो इसका मतलब ये पूरी क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगी। दूसरा t इज लार्ज। ठीक है, जो टेम्परेचर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, बहुत ज्यादा होना चाहिए, ये ज्यादा होगा इसका मतलब ये पूरी क्वांटिटी कम हो जाएगी। तीसरा m इज नॉट टू स्मॉल, जो इंडिविजुअल पार्टिकल का जो मास है वो ज्यादा कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, ज्यादा कम नहीं होना चाहिए। अब देखो इसका मतलब क्या है, इन तीनों का मतलब समझो। इस रिजल्ट से हमने ये कंक्लूजन निकाले हैं, कंक्लूजन से लेकर हम क्या बनाएंगे, इसकी इमेज बनाएंगे, किस तरह का सिस्टम हम क्लासिकली डील कर सकते हैं। देखो n इज स्मॉल, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम होने चाहिए। ठीक है भाई, पहली बात नंबर ऑफ पार्टिकल कम होने चाहिए। दूसरा टी लार्ज होना चाहिए। टी लार्ज होने का क्या मतलब हुआ, गैसियस फॉर्म में। ठीक है ना, गैसियस फॉर्म में जितना ज्यादा टी होगा लार्ज, उतना ही पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस ज्यादा होगा। सही है ना, उतना ही उनके पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस ज्यादा होगा। ठीक है, हाँ दूसरा देखो डिस्टेंस ज्यादा होगा, या फिर कह सकते हो ये टी अगर ज्यादा होगा, यहां से देखो, यहां से एक चीज समझ आ रही है, अगर ये टी ज्यादा है तो पी एवरेज ज्यादा होगा। पी एवरेज अगर ज्यादा है तो उनका काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगा। समझ रहे हो ना, तो वो क्या होंगे, वो दूर दूर होंगे। यहां से नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी कम है और टेम्परेचर भी ज्यादा है, तो क्या होंगे, दूर दूर होंगे। ठीक है, कुछ इतना दूर। ठीक है, उसके बाद m इज नॉट टू स्मॉल, जो इंडिविजुअल पार्टिकल का जो मास है ना वो कम नहीं होना चाहिए भी, ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, अब देखो यहां से आपको क्या दिख रहा है, यहां से भाई मुझे तो एक चीज दिख रही है, क्या दिख रही है कि देखो हर एक पार्टिकल का मास ज्यादा हो गया, इसका मतलब पार्टिकल बड़ा हो गया। ठीक है, दूसरी बात क्या होगी, वो दूर दूर हो गए और पार्टिकल्स भी कम है। इसका मतलब क्या है कि हम हर एक पार्टिकल को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ठीक है ना, पार्टिकल की साइज भी बड़ी होगी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी कम हो गए और दूर दूर भी हो गए। ठीक है, तब क्या हो गया, आप हर एक पार्टिकल को क्या कर सकते हो, इंडिविजुअली देख सकते हो, है ना, और क्या कर सकते हो, आप क्लासिकल मैकेनिक्स अप्लाई कर सकते हो, इसका पोजीशन और मोमेंटम आप आसानी से बता सकते हो। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल लेते हैं, आज के लास्ट टॉपिक पे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या लेते हैं, पहला कि आपका मतलब क्लासिकल पार्टिकल्स का एग्जाम्पल लेते हैं। क्या लेते हैं, एक कंटेनर है जिसमें गैस भरी है, तो जो मोलिकुलर डेंसिटी है रो, वो है आपका 10⁻19 मोल पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, पहला एग्जाम्पल किसका, क्लासिकल पार्टिकल का। ठीक है, क्या है, डेंसिटी ये है ना, इसका मतलब क्या हुआ, जो वॉल्यूम अवेलेबल टू ईच मॉलिक्यूल, वो क्या होगा, इसका इनवर्स, डेंसिटी का इनवर्स पर मोल है ना, तो क्या होगा, वो होगा आपका 10⁻19 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब देखो, अब हम क्या लेते हैं, मान देखो ये दूसरी चीज होगी। तीसरी क्या होगी कि जो मोलिकुलर रेडियस है, मोलिकुलर देखो हर एक मोलिक्यूल की रेडियस,
मॉलिक्यूलर रेडियस वो कितनी ले लेते हैं हम, 10⁻⁻8 मीटर, सॉरी सेंटीमीटर, ठीक है, इतनी ले ली। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, जो वॉल्यूम है हर एक मॉलिक्यूल, देखो रेडियस है तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा इसका क्यूब, ठीक है, तो वो हो जाएगा 10⁻24 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब देखो यहां से एक क्या चीज क्लियर है, डेंसिटी दे रखा है, वहां से हमने क्या निकाल दिया कि हर एक मॉलिक्यूल के लिए कितना स्पेस अवेलेबल है, वो कितना है 10⁻⁻19, ठीक है, और हर एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम है कितना 10⁻⁻24, ठीक है। यहां से क्या चीज समझ आ रही है कि जो मॉलिक्यूलर वॉल्यूम है वो आपके इस अवेलेबल वॉल्यूम से बहुत कम है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि हर एक पार्टिकल क्या है आपका लोकलाइज्ड है, इसका मतलब हर एक पार्टिकल क्या है, पार्टिकल बोलते तो मॉलिक्यूल, तो जो मॉलिक्यूल है वो क्या है, लोकलाइज्ड है, ठीक है। और दूसरी बात क्या है, डिस्टिंग्विशेबल है, ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल 2, वो क्या होगा, वो हम लेते हैं क्वांटम, मतलब कहां पे आपको क्वांटम मैकेनिक्स अप्लाई करनी है। अब वो हम एग्जाम्पल लेंगे कि कोई एक वायर है, ठीक है, जिसके अंदर क्या हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, फ्लो मतलब कोई भी मेटल है ना, उसमें क्या होंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, मतलब वो कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन होंगे। अब हम क्या कंसीडर करते हैं, जो डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, वो है 10⁻22 पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। इसका मतलब क्या है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, अवेलेबल वॉल्यूम वो कितना होगा, इसका इनवर्स 10⁻⁻22 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब देखो फॉर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब उसकी कुछ एनर्जी होगी, वो मान लीजिए हम 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मानते हैं, ठीक है, तो उसका मोमेंटम क्या होगा, वो होगा √2me, वो किसके इक्वल होगा, लगभग 0.5 इंटू 10⁻⁻19 अर्ग सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। अब देखो इसके कोरस्पॉन्ड, ये क्या है, मोमेंटम है, ठीक है, इसके कोरस्पॉन्ड वेवलेंथ क्या होगी, वेवलेंथ हो जाएगी आपका h/px, ठीक है, वो हो जाएगी 13 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, ठीक है। वेवलेंथ आ गई, ठीक है, उस पार्टिकल का क्या आ गई, वेवलेंथ आ गई, इसका मतलब क्या है, ये चीज आ गई, ठीक है, जो उसका क्या है, स्प्रेड आ गया, तो यहां से हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं, ठीक है, उसका कितना वॉल्यूम है, लैम्डा क्यूब, ठीक है, ये एक डायमेंशन का लैम्डा, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, लैम्डा क्यूब, वो आएगा लगभग 2 इंटू 10⁻⁻21 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब यहां से दो चीजें, जो अवेलेबल वॉल्यूम कितना था, वो था कम, देखो 10⁻⁻22 है, और जो वॉल्यूम जो ऑक्यूपाई करता है वो कितना है, 10⁻⁻21, तो जो ऑक्यूपाइड वॉल्यूम है वो ज्यादा है और अवेलेबल वॉल्यूम कम है। इसका मतलब क्या है, वो पार्टिकल कुछ इस तरह से होंगे, ठीक है, मतलब एक दूसरे का जो वेव फंक्शन है ना, वो क्या होगा, ओवरलैप कर जाएगा, आप उनको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। तो वहां पर क्या आपको अप्लाई करना पड़ेगा, वहां पर आपको अप्लाई करना पड़ेगा क्वांटम स्टैटिक्स, ठीक है। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपको क्वांटम स्टैटिक्स और क्लासिकल स्टैटिक्स कहां अप्लाई करनी है, किस तरह के सिनेरियो बनते हैं, वो चीज आपको एकदम से क्लियर हो गई है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे सिमेट्री ऑफ वेव फंक्शंस। थैंक यू।